मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम आपको जो है अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रम कंपलसरी को क्यूरिकुलर के पेपर ह्यूमन वैल्यूज़ एंड इन्वायरमेंट स्टडीज़ के 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करवाएंगे और ये सभी प्रश्न जो है आगामी एग्ज़ामों में पूछे जाएंगे। और ये जो है बीए, बीएससी, बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंटों के लिए अनिवार्य हैं और ये जो है कंपलसरी पेपर है, सभी के लिए अनिवार्य होता है। तो आइए इस प्रश्न पत्र में दिए गए सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और ऐसे ही प्रश्न जो है आपको आगामी एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। और ये पेपर जो है हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों माध्यमों में उपलब्ध है। तो इसका पहला प्रश्न है, भारत में सन 1936 में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसका ए ऑप्शन है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, बी ऑप्शन है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, सी ऑप्शन है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान और इसका डी ऑप्शन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका जो है सी ऑप्शन जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान बिल्कुल सही है, क्योंकि ये भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है और इसकी स्थापना सन 1936 में की गई थी और ये राष्ट्रीय उद्यान अब जो है उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड के कहाँ? नैनीताल जिले में स्थित है। इसलिए पहले प्रश्न का सी ऑप्शन जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान बिल्कुल राइट है। सेकंड क्वेश्चन है, नाभिकीय ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है? ए ऑप्शन है परमाणु विखंडन से, बी ऑप्शन है पेट्रोलियम दहन से, सी ऑप्शन है लकड़ी दहन और डी ऑप्शन है कोयले का दहन। तो इस नाभिकीय ऊर्जा जो होती है वो हमें न्यूक्लियर फिजन अर्थात परमाणु विखंडन से प्राप्त होती है। इसलिए प्रश्न 2 का ए ऑप्शन बिल्कुल परमाणु विखंडन बिल्कुल राइट है। थर्ड नंबर प्रश्न है, वे पौधे जो शुष्क स्थानों पर उगते हैं कहलाते हैं। इसका ए ऑप्शन है हाइड्रोफाइट्स, बी ऑप्शन है मीजोफाइट्स, सी ऑप्शन है हेलोफाइट्स और डी ऑप्शन है जीरोफाइट्स। तो फटाफट आप बताएं इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो वे पौधे जो शुष्क स्थानों पर उगते हैं वे जो है जीरोफाइट्स कहलाते हैं। इसलिए तीसरे प्रश्न का जो है डी ऑप्शन जीरोफाइट बिल्कुल राइट है। पांचवा प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में आधारीय जीव हैं। पांचवें प्रश्न का ए ऑप्शन है शाकाहारी, बी ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषी पादप, सी ऑप्शन है मृतोपजीवी और डी ऑप्शन है मांसाहारी। तो पांचवें प्रश्न का जो है बी ऑप्शन सही है, प्रकाश संश्लेषी पादप। खाद्य श्रृंखला में जितने भी आधारीय जीव होते हैं वो सब कैसे होते हैं? प्रकाश संश्लेषी पादप होते हैं अर्थात फोटोसिंथेटिक प्लांट होते हैं। इसलिए पांचवे का जो है बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 6 नंबर प्रश्न है, पारतंत्र के अजैविक घटक निम्न में से कौन हैं? इसका ए ऑप्शन है ऊर्जा प्रवाह, बी ऑप्शन है खनिज चक्रण, सी ऑप्शन है उपभोक्ता और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो पारतंत्र के अजैविक घटक जो होते हैं वो खनिज चक्रण होता है। इसलिए छठे प्रश्न का बी ऑप्शन खनिज चक्रण बिल्कुल सही है। सातवां प्रश्न है, पोषी स्तर बनता है। पोषी स्तर बनता है। इसका ए ऑप्शन है केवल पादप से, बी ऑप्शन है केवल जंतुओं से, सी ऑप्शन है केवल मांसाहारी से और डी ऑप्शन है खाद्य श्रृंखला से जुड़े जीवों से। तो पोषी स्तर का निर्माण जो होता है खाद्य श्रृंखला से जुड़े जीवों से होता है। इसलिए सातवें प्रश्न का जो है डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 8 नंबर प्रश्न है, एक पादप को शाकाहारी खाते हैं जिन्हें मांसाहारी कहते हैं।
एक पादप को शाकाहारी खाते हैं जिन्हें मांसाहारी कहते हैं, इससे बनती है। 8वें प्रश्न का ए ऑप्शन है खाद्य श्रृंखला, बी ऑप्शन है खाद्य जाल, सी ऑप्शन है सर्वाहारी और डी ऑप्शन है परस्पर निर्भर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें जो है खाद्य श्रृंखला का निर्माण होता है, इसलिए 8वें प्रश्न का ए ऑप्शन खाद्य श्रृंखला बिल्कुल सही है। 9 नंबर प्रश्न है पारतंत्र का महत्व होता है। इस 9वें प्रश्न का ए ऑप्शन है ऊर्जा प्रवाह में, बी ऑप्शन है खनिज चक्रण में, सी ऑप्शन है ए तथा बी दोनों, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पारतंत्र का महत्व किसमें होता है? तो इसका सही ऑप्शन होता है ए और बी दोनों, अर्थात इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि पारतंत्र का महत्व ऊर्जा प्रवाह में भी होता है और खनिज चक्रण में भी होता है, इसलिए इसका सी ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। अगला जो है 10 नंबर प्रश्न है ए क्यू आई का पूर्ण रूप की है। ए क्यू आई की जो है यहाँ पर फुल फॉर्म पूछी गई है। तो इस ए क्यू आई की फुल फॉर्म जो होती है एयर क्वालिटी इंडेक्स होती है। क्या होती है? एयर क्वालिटी इंडेक्स। इसलिए 10वें प्रश्न का जो है सी ऑप्शन वायु गुणवत्ता सूचकांक बिल्कुल सही है। 10वें प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन वायु गुणवत्ता सूचकांक जो है ए क्यू आई का पूर्ण रूप होता है इसका, इसलिए इसका जो है 10वें प्रश्न का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 11 नंबर प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम कब शुरू हुआ? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की जो है शुरुआत कब हुई थी? इसे शॉर्टकट में जो है हम UNEP कहते हैं। UNEP की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत जो है सन 1972 में हुई थी। 5 जून कब हुई थी? 5 जून सन 1972 में हुई थी, इसलिए 11वें प्रश्न का जो है बी ऑप्शन सन 1972 बिल्कुल राइट है। 12 नंबर प्रश्न है अर्थ आवर कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? ये कार्यक्रम जो है सिडनी ऑस्ट्रेलिया में शुरू किया गया था। कहाँ पे? सिडनी ऑस्ट्रेलिया में इसकी शुरुआत की गई थी, ऑस्ट्रेलिया। और अर्थ और कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? सिडनी ऑस्ट्रेलिया में इसकी शुरुआत सन 2007 में की गई थी। कब की गई थी? सन 2007, 31 मार्च सन 2007 को जो है अर्थ आवर कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, इसलिए 12वें प्रश्न का जो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और इसकी शुरुआत जो है या इसका आयोजन, अर्थ आवर कार्यक्रम का आयोजन जो होता है वह WWF द्वारा किया जाता है। तो इसकी शुरुआत सिडनी ऑस्ट्रेलिया में की गई थी 31 मार्च सन 2007 को, इसलिए 12वें प्रश्न का बी ऑप्शन सन 2007 बिल्कुल सही है। अगला जो है 13 नंबर प्रश्न है NGT का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म ऑफ NGT। तो इसका पूरा नाम जो होता है NGT का नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है। इसलिए जो है 13वें प्रश्न का ए ऑप्शन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बिल्कुल सही है। और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अर्थात NGT की स्थापना जो है वो 18 अक्टूबर, कब? 18 अक्टूबर सन 2010 को की गई थी। कि कब की गई थी? NGT की स्थापना 18 अक्टूबर सन 2010 को की गई थी और इसे जो है राष्ट्रीय हरित अधिकरण के नाम से भी हम जानते हैं। तो NGT का पूरा नाम क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसलिए 13वें प्रश्न का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 14 नंबर प्रश्न है NTG ने किस सामग्री से बनी पतंग डोर पर प्रतिबंध लगाया? पहला ऑप्शन है 14 का नायलॉन, बी ऑप्शन है इसका प्लास्टिक, सी ऑप्शन है कोई सिंथेटिक सामग्री और चौथे प्रश्न का डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से जो है
उपरोक्त सभी, क्योंकि NTG ने जो है केश सामग्री से बनी पतंग डोर में पर प्रतिबंध जो है सभी के लिए लगा रखा है, इसलिए जो है 14वें का डी ऑप्शन उपरोक्त सभी बिल्कुल सही है। अगला जो है 15 नंबर प्रश्न है, तालाब पारिस्थितिकी तंत्र का प्राथमिक उत्पादक है। 15वें प्रश्न का ए ऑप्शन है जू प्लैंकटन, बी ऑप्शन है लाल शैवाल, सी ऑप्शन है फाइटोप्लैंकटन और डी ऑप्शन है तैरते हुए पौधे। तो तालाब पारिस्थितिकी तंत्र का प्राथमिक उत्पादक जो होता है फाइटोप्लैंकटन होता है, जिसे हम सूक्ष्म शैवाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूक्ष्म शैवाल। तो 15वें प्रश्न का सी ऑप्शन फाइटोप्लैंकटन जो है बिल्कुल सही है, अर्थात 15वें प्रश्न का जो है सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 16 नंबर प्रश्न है, AQI में हरे रंग का क्या अर्थ है? ये पहले भी पूछा जा चुका है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो AQI की फुल फॉर्म जो होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स होती है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो ग्रीन कलर होता है उसका अर्थ क्या होता है? पहला ऑप्शन है, ए ऑप्शन है बुरा, बी ऑप्शन है अच्छा, सी ऑप्शन है उत्कृष्ट और डी ऑप्शन है ठीक। तो AQI में हरे रंग का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ जो होता है अच्छा होता है, इसलिए 16वें प्रश्न का बी ऑप्शन अच्छा बिल्कुल सही है, गुड होता है, इसलिए ये इसका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। अगला जो है 17 नंबर प्रश्न है, किससे कोई वायुमंडलीय प्रदूषण नहीं होगा? इसका ए ऑप्शन है H2 गैस से, बी ऑप्शन है SO2 गैस से, सी ऑप्शन है CO2 गैस से, डी ऑप्शन है CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें जो है हाइड्रोजन गैस से कोई वायुमंडलीय प्रदूषण नहीं होता है, इसलिए 17वें प्रश्न का ए ऑप्शन H2 गैस बिल्कुल सही है। 18 नंबर प्रश्न है, एक खाद्य जाल से मिलकर बनता है। एक खाद्य जाल से मिलकर बनता है, अर्थात एक खाद्य जाल मिलकर बनता है। 18वें प्रश्न का ए ऑप्शन है एक एकल खाद्य श्रृंखला, बी ऑप्शन है कई स्वतंत्र खाद्य श्रृंखलाएं और सी ऑप्शन है कई परस्पर जुड़ी खाद्य श्रृंखलाएं और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो खाद्य जाल का निर्माण जो होता है वह कई परस्पर जुड़ी खाद्य श्रृंखलाओं से होता है, इसलिए 18वें प्रश्न का जो है सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला जो है 19 नंबर प्रश्न है, सतत विकास का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। 19वें का ए ऑप्शन है विश्व विकास रिपोर्ट में, बी ऑप्शन है बटलैंड रिपोर्ट में, सी ऑप्शन है विश्व पर्यावरण रिपोर्ट में और डी ऑप्शन है उपरोक्त कोई नहीं। तो 19वें का जो है बटलैंड रिपोर्ट बिल्कुल सही है, इसलिए 19वें का बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। और इस रिपोर्ट का पब्लिकेशन अर्थात प्रकाशन जो है सन 1987 में किया गया था। कब किया गया था? सन 1987 में। सतत विकास का प्रयोग सबसे पहले बटलैंड रिपोर्ट में सन 1987 में किया गया था, इसलिए 19वें का जो है बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला जो है 20 नंबर प्रश्न है, वन संरक्षण अधिनियम 1980 कब लागू हुआ? वन संरक्षण अधिनियम 1980 कब लागू हुआ? इसका पहला ऑप्शन है 1 अप्रैल सन 1986 को, बी ऑप्शन है 1 मार्च सन 1986 को, सी ऑप्शन है 1 मई सन 1986 को और डी ऑप्शन है 1 अक्टूबर सन 1986। तो इसमें जो है कोई ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि वन संरक्षण अधिनियम सन 1980 जो है 25 अक्टूबर कब लागू हुआ? 25 अक्टूबर सन 1980 को लागू हुआ था, इसलिए इसमें दिए गए सारे प्रश्न जो हैं गलत हैं। इसमें दिए गए सारे जो है ऑप्शन गलत हैं, इसलिए वन संरक्षण अधिनियम सन 1980 जो है 25 अक्टूबर सन 1980 को लागू हुआ था। अगला जो है 21 नंबर प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल कब अपनाया गया?
इसका ए ऑप्शन है 1996, बी ऑप्शन है 1997, सी ऑप्शन है सन 2000 और डी ऑप्शन है सन 2007। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो होता है वह कब अपनाया गया? ये जो है सन 1997 में अपनाया गया था, इसलिए 21वें प्रश्न का बी ऑप्शन सन 1997 बिल्कुल सही है। ये 11 दिसंबर कब लागू हुआ था? 11 दिसंबर सन 1997 को जो है क्योटो प्रोटोकॉल जो है अपनाया गया था और ये प्रभाव में सन 2005 में आया था। 22 नंबर प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है। पहला ऑप्शन है 22 का आबादी से, बी ऑप्शन है संसाधन से, सी ऑप्शन है ग्लोबल वार्मिंग से और डी ऑप्शन है प्रदूषण से। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है वह ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है, इसलिए 22वें प्रश्न का सी ऑप्शन ग्लोबल वार्मिंग बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रोटोकॉल जो होता है ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित होता है। 23 नंबर प्रश्न है, विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना कब की गई थी? WWF की स्थापना कब की गई थी? इसका पूरा नाम वर्ल्ड लाइफ फंड होता है, WWF। इसकी स्थापना जो है सन 1961 को की गई थी। कब की गई थी? सन 1961 को की गई थी, इसलिए 23वें प्रश्न का जो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और इसकी स्थापना 29 अप्रैल कब? 29 अप्रैल सन 1961 को की गई थी। इसका मुख्यालय जो होता है WWF का मॉर्गेस स्विट्जरलैंड में है और इसका लोगो WWF का लोगो क्या है? जायंट पंडा होता है। क्या है? जायंट पंडा जो होता है WWF का लोगो होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है WWF का? मॉर्गेस स्विट्जरलैंड में, और इसका लोगो जो है जायंट पंडा होता है। ये आप याद रखेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और WWF की स्थापना कब की गई थी? 29 अप्रैल सन 1961 को की गई थी। अगला जो है 24 नंबर प्रश्न है, विश्व प्रकृति संगठन कब स्थापित हुआ? इसे जो है शॉर्ट फॉर्म में जो है हम WNO जानते हैं, वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। इसे कब स्थापित किया गया था? तो इसकी स्थापना सन 2010 में हुई थी, इसलिए 24वें प्रश्न का जो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। WNO की स्थापना कब हुई थी? सन 2010 में, और ये जो है लागू हुआ था सन 2014 से। कब लागू हुआ WNO? सन 2014 से ये लागू हुआ था, लेकिन इसकी स्थापना जो है सन 2010 में की गई थी, इसलिए 24वें का जो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला जो है 25 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी ने कितने पाप की अवधारणा दी थी? इसका ए ऑप्शन है 7, बी ऑप्शन है 5 और सी ऑप्शन है 4 और डी ऑप्शन है 9। तो महात्मा गांधी ने जो है 7 पापों की अवधारणा दी थी, इसलिए 25वें का ए ऑप्शन 7 बिल्कुल सही है। अगला जो है 26 नंबर प्रश्न है, मानवीय मूल्य आवश्यक हैं। पहला ऑप्शन है इसका ए ऑप्शन, स्वयं के साथ सद्भाव में रहने के लिए, बी ऑप्शन है जीवन को आसान और खुशहाल बनाने के लिए, सी ऑप्शन है परिवार और दोस्तों के साथ रहने के लिए, और डी ऑप्शन है इच्छाएं पूरा करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। तो फटाफट आप आंसर दीजिए कि इसमें जो है कौन सा ऑप्शन सही है। तो मानवीय मूल हमें जो है जीवन को आसान और खुशहाल बनाने के लिए आवश्यक होते हैं, इसलिए 26 का जो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला जो है 27 नंबर प्रश्न है, शरीर की आवश्यकताएं अस्थायी होती हैं जबकि स्वयं की आवश्यकताएं होती हैं। 27 का ए ऑप्शन है सतत, बी ऑप्शन है अस्थायी, सी ऑप्शन है असतत और डी ऑप्शन है प्रकृति। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें से जो है जबकि स्वयं की आवश्यकताएं क्या होती हैं? सतत होती हैं, इसलिए 27वें का जो है ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला जो है 28 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के लिए क्या आवश्यक है लेकिन पूर्ण नहीं? इसका पहला ऑप्शन ए है प्रसन्नता, बी ऑप्शन है भौतिक सुविधा,
सी ऑप्शन है समृद्धि और डी ऑप्शन है संबंध। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें जो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि मनुष्य के लिए क्या आवश्यक है लेकिन पूर्ण नहीं, भौतिक सुविधा, फिजिकल फैसिलिटीज जो होती है वो पूर्ण नहीं है, इसलिए 28वें का जो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, भौतिक सुविधा। अगला जो है 29 नंबर प्रश्न है, खुश रहने की भावात्मक स्थिति क्या है? 29 का पहला ऑप्शन है खुशी, बी ऑप्शन है आनंद, सी ऑप्शन है प्रसन्नता, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो खुश रहने की भावात्मक स्थिति जो है सभी में होती है, इसलिए इसका जो है डी ऑप्शन उपरोक्त सभी सही है। 30 नंबर प्रश्न है, इंटरनेट पर वस्तुएं खरीदने तथा बेचने को क्या नाम दिया गया है? इसका ए ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक खरीदारी, बी ऑप्शन है इंटरनेट खरीदारी, सी ऑप्शन है ई कॉमर्स और डी ऑप्शन ब्लाइंड खरीदारी। तो इंटरनेट पर वस्तुएं खरीदने तथा बेचने का नाम जो है ई कॉमर्स होता है, इसलिए 30वें का जो है सी ऑप्शन ई कॉमर्स बिल्कुल राइट है। अगला 31 नंबर प्रश्न है, अब्दुल कलाम सन 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति थे। पहला ऑप्शन है 8वीं, बी ऑप्शन है 9वीं और सी ऑप्शन है 10वीं और डी ऑप्शन है 11वीं। तो जो है अब्दुल कलाम आज़ाद जो है सन 2000 से 2007 तक भारत के किस नंबर के राष्ट्रपति थे? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो अब्दुल कलाम 11वीं भारत के राष्ट्रपति थे, इसलिए 31 का जो है डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 11वीं राष्ट्रपति थे। अगला जो है 32 नंबर प्रश्न है, एक नायक बनूं और मुझे कोई डर नहीं है, यह वाक्य किसने कहा? एक नायक बनूं और मुझे कोई डर नहीं है, ये वाक्य किसने कहा है? इसका पहला ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस, बी ऑप्शन है दयानंद सरस्वती ने, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी ने और डी ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद ने। तो ये कथन किसने कहा था? ये कथन जो है स्वामी विवेकानंद ने कहा था, इसलिए 32 का जो है डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो है 33 नंबर प्रश्न है, बिल गेट्स की पत्नी का क्या नाम है? ए ऑप्शन है मेलिंडा गेट्स, बी ऑप्शन है रिलिंडा गेट्स, सी ऑप्शन है सिलिंडा गेट्स और डी ऑप्शन है एलिंडा गेट्स। तो बिल गेट्स की पत्नी का नाम जो था वो मेलिंडा गेट्स था, इसलिए 33 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला जो है 34 नंबर प्रश्न है, रिश्वत अधिनियम सन 2010 UKBA कब लागू हुआ? UKBA का पूरा नाम द बैरबरी एक्ट सन 2010 है। ये जो है रिश्वत अधिनियम सन 2010 कब लागू हुआ? इसका ए ऑप्शन है जनवरी 2009 से, बी ऑप्शन है मई 2010 से, सी ऑप्शन है जुलाई 2011 से और डी ऑप्शन है अक्टूबर सन 2012 से। तो रिश्वत अधिनियम सन 2010 UKBA यूनाइटेड किंगडम बैरबरी एक्ट सन 2010 इसका पूरा नाम है। ये कब लागू हुआ था? ये जो है जुलाई 2011 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? जुलाई 2011 में, इसलिए जो है 34वें का जो है सी ऑप्शन जुलाई 2011 बिल्कुल सही है। और किस जुलाई को लागू हुआ था? 1 जुलाई सन 2011 को ये जो है लागू हुआ था, इसलिए 34वें प्रश्न का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला जो है 35 नंबर प्रश्न है, अजीत प्रेम जी का जन्म 24 जुलाई को हुआ था। पहला ऑप्शन है सन 1945 में, बी ऑप्शन है सन 1965 में, सी ऑप्शन है सन 1935 में और डी ऑप्शन है सन 1955 में। तो 24 जुलाई किस सन को जो है इनका जन्म हुआ था? तो अजीत प्रेम जी का जन्म जो है 24 जुलाई सन 1945 को बॉम्बे मुंबई में हुआ था, तो इसलिए 35वें का ए ऑप्शन सन 1945 बिल्कुल सही है। कहाँ पर हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। अजीत प्रेम जी का जन्म 24 जुलाई सन 1945 को जो है बॉम्बे, इसे अब मुंबई कहा जाता है, वहाँ पर हुआ था, इसलिए 35वें का ए ऑप्शन सन 1945 बिल्कुल राइट है। अगला जो है 36 नंबर प्रश्न है, अजीत प्रेम जी ... के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं।
अजीज प्रेम जी किसके अध्यक्ष और किसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं? इसका ए ऑप्शन है एसेंचर के, बी ऑप्शन है इन्फोसिस के, सी ऑप्शन है विप्रो के और डी ऑप्शन है कंजेंट के। तो अजीज प्रेम जी जो है विप्रो के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, इसलिए जो है इसका सी ऑप्शन विप्रो बिल्कुल सही है। 36 का कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन विप्रो बिल्कुल सही है। अगला जो है 37 नंबर प्रश्न है, बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट का आरंभ कब किया गया था? 37 का ए ऑप्शन है 1975, बी ऑप्शन है 1970, सी ऑप्शन है 1979 और डी ऑप्शन है 1971। तो बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट का आरंभ सन 1975 से किया था। कब से किया था? 4 अप्रैल। कब से किया था? 4 अप्रैल 1975 से किया था, इसलिए 37 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, सन 1975। अगला 38 नंबर प्रश्न है, आचार्य नीति एक डॉट डॉट विज्ञान है। पहला 38 का ए ऑप्शन है सकारात्मक, बी ऑप्शन है प्रयुक्त और सी ऑप्शन है मानक और डी ऑप्शन है व्यवस्थित। तो आचार नीति एक मानक विज्ञान है। 38 का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 39 नंबर प्रश्न है, अस्थाई विकास में पिलर का एक नाम बताइए। पहला अर्थात 39 का ए ऑप्शन है अर्थात, बी ऑप्शन है आर्थिक, सी ऑप्शन है सामाजिक पर्यावरण और डी ऑप्शन है पर्यावरण हितैषी ई खरीदारी। पर्यावरण हितैषी ई खरीद। तो 39 में कौन सा ऑप्शन सही है? तो इस 39 में जो है बी ऑप्शन आर्थिक। अस्थाई विकास में पिलर का एक नाम जो है आर्थिक होता है, इसलिए 39 का बी ऑप्शन आर्थिक बिल्कुल सही है। 40 नंबर प्रश्न है, पसंद करने की स्थिति और मन की एक समग्र और सभी को शामिल करने वाली स्थिति क्या है जो आंतरिक सद्भाव करती है? तो 40 का ए ऑप्शन है समृद्ध, बी ऑप्शन है खुशी, सी ऑप्शन है सहजता और डी ऑप्शन है स्वसंगठित। तो इसमें कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है? तो जो है खुशी इसमें ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, इसलिए 40 का बी ऑप्शन खुशी बिल्कुल सही है। 41 नंबर प्रश्न है, समय दृष्टिकोण में से एक है। 41 का ए ऑप्शन है शारीरिक, बी ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक, सी ऑप्शन है बातूनी और डी ऑप्शन है शांति। तो इसका सही ऑप्शन जो है शारीरिक होता है, इसलिए 41 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला जो है 42 नंबर प्रश्न है, भगवत गीता क्या है? भगवत गीता क्या है? तो 42 का ए ऑप्शन है राम रावण युद्ध, बी ऑप्शन है राजकुमार अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच संवाद का स्वरूप और सी है नारद मुनि का संवाद और डी ऑप्शन है कृष्ण कंस युद्ध। तो 42 का जो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, राजकुमार अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच संवाद का स्वरूप। तो भगवत गीता यही है, इसलिए 42 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला जो है 43 नंबर प्रश्न है, स्वयं क्या है? पहला इसका ऑप्शन है ए भौतिक या पदार्थ, बी है चेतना, सी है भावना और डी है शरीर। तो इसमें जो है चेतना जो है सही है, इसलिए 43 का बी ऑप्शन चेतना बिल्कुल सही है। स्वयं क्या है? चेतना। तो इसलिए 43 का बी ऑप्शन सही है। अगला जो है 44 नंबर प्रश्न है, धर्म क्या है? धर्म क्या है? इसका ए ऑप्शन है पुरुषार्थ, बी ऑप्शन है पुण्य, सी ऑप्शन है तपस्या, डी ऑप्शन है स्वकृत के कार्य। तो इसका जो है ए ऑप्शन पुरुषार्थ जो है बिल्कुल सही। 44 का ए ऑप्शन क्या है? पुरुषार्थ। पुरुषार्थ क्या है? धर्म है। 45 नंबर प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने श्री रामकृष्ण से उनकी पहली मुलाकात में क्या प्रश्न पूछा था? पहला ऑप्शन है ए क्या आपने ईश्वर को देखा है, बी ऑप्शन है क्या आपको लगता है कि ईश्वर विद्यमान है, सी ऑप्शन है क्या आप ईश्वर में विश्वास करते हैं, डी ऑप्शन है क्या कोई ईश्वर है। तो स्वामी विवेकानंद ने श्री रामकृष्ण से अपनी पहली मुलाकात में पूछा था क्या आपने ईश्वर को देखा है। तो इसलिए 45 का ए ऑप्शन क्या आपने ईश्वर को देखा है बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो है 46 नंबर प्रश्न है, धन तथा धन सृजन से संबंधित गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित था। इसका ए ऑप्शन है ट्रस्टीशिप, बी ऑप्शन है फेलोशिप,
सी ऑप्शन है पूंजीवाद और डी ऑप्शन है समाजवाद। तो इसका 46 का ए ऑप्शन ट्रस्टीशिप बिल्कुल सही है। 46 का कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन ट्रस्टीशिप बिल्कुल सही है। 47 नंबर प्रश्न है, गांधी के अनुसार अहिंसा के सार्वभौमिक मूल्यों को स्तर में विकसित किया जाना चाहिए। 47 का ए ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय, बी ऑप्शन है व्यक्तिगत, सी ऑप्शन है राष्ट्रीय और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो है 47 का जो है डी ऑप्शन उपरोक्त सभी बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो है 48 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका वर्णन गांधी जी ने अपने 2 फेफड़ों के रूप में किया था? तो इसका पहला ऑप्शन है 48 का ए ऑप्शन है अहिंसा और शांति, बी ऑप्शन है अहिंसा और सत्य और सी ऑप्शन है सत्य और शांति और डी ऑप्शन है ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो 48 का जो है बी ऑप्शन अहिंसा और सत्य को इन्होंने अपने 2 फेफड़ों के रूप में वर्णित किया है। तो 48 का बी ऑप्शन अहिंसा और सत्य बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो है 49 नंबर प्रश्न है, मूल्य क्या है? मूल्य क्या है? पहला ऑप्शन ए है विचार, विचारधारा तथा कार्य जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। बी ऑप्शन है कुछ ऐसे जिसे करने में हमें प्रसन्नता होती है। सी ऑप्शन है विचित्र विचार। डी ऑप्शन है एक वस्तु जो हमें पसंद है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? तो मूल्य जो होता है विचार, विचारधारा, कार्य जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ये सही है। तो इसलिए 49 का ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। अगला जो है 50 नंबर प्रश्न है, ब्लॉग क्या है? इसका ए ऑप्शन है ऑनलाइन संगीत, बी ऑप्शन है इंटरनेट, सी ऑप्शन है एक व्यक्तिगत या कारपोरेट गूगल खोज और डी ऑप्शन है ज़्यादातर ऑनलाइन जर्नल के रूप में, एक व्यक्तिगत या कारपोरेट वेबसाइट के रूप में। तो 50 का जो है डी ऑप्शन ज़्यादातर ऑनलाइन जर्नल के रूप में, एक व्यक्तिगत या कारपोरेट वेबसाइट के रूप में। तो 50 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला जो है 51 नंबर प्रश्न है, बाजार में ज्वेलर्स के लिए कौन सा प्रमाण पत्र आवश्यक होता है? इसका ए ऑप्शन है FPO चिन्ह, बी ऑप्शन है AG मार्क, सी ऑप्शन है BIS होल मार्क और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बाजार में ज्वेलर्स के लिए जो है BIS होल मार्क की आवश्यकता होती है, इसलिए 51 का जो है सी नंबर ऑप्शन BIS होल मार्क बिल्कुल सही है। 51 का कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन। BIS की फुल फॉर्म जो होती है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। BIS का फुल फॉर्म क्या है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होता है। अगला जो है 52 नंबर प्रश्न है, नैतिक दुविधा के खतरे में कौन से हैं? इस 52 का ए ऑप्शन है व्यक्तिगत चरित्र एवं मूल्यों की विफलता, बी ऑप्शन है संगठन का लक्ष्य सामाजिक मूल्यों से टकराता है, सी ऑप्शन है सहकर्मी दबाव तनाव व्यक्तिगत मूल्यों के साथ विरोधाभासी और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो 52 का डी ऑप्शन उपरोक्त सभी बिल्कुल सही है। 53 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निजीकरण की समस्या है? 53 का ए ऑप्शन है उच्च स्तर की गोपनीयता, बी ऑप्शन है अनुचित आचरण का समर्थन, सी ऑप्शन है सामाजिक उद्देश्यों की उपेक्षा करता है और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो 53 का जो है डी ऑप्शन उपरोक्त सभी बिल्कुल सही है। 54 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया का नैतिक मुद्दा है? इसका ए ऑप्शन है साइबर बदमाशी, बी ऑप्शन है पारदर्शिता, सी ऑप्शन है गोपनीयता और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो 54 का जो है डी ऑप्शन उपरोक्त सभी बिल्कुल सही है। 54 का कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन उपरोक्त सभी बिल्कुल सही है। 55 नंबर प्रश्न है, साइबर सुरक्षा क्या है? तो इसका ए ऑप्शन है साइबर सुरक्षा मैलवेयर से सुरक्षा प्रदान करती है, बी ऑप्शन है साइबर सुरक्षा साइबर आतंकवादियों से सुरक्षा प्रदान करती है, सी ऑप्शन है साइबर सुरक्षा साइबर हमलों में से एक प्रणाली की रक्षा करती है, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो है डी ऑप्शन उपरोक्त सभी बिल्कुल राइट है।
अगला जो है 56 नंबर प्रश्न है, साइबर सुरक्षा क्या सुरक्षा करती है? 56 का ए ऑप्शन है अपराधियों से बचाती है, बी ऑप्शन है हैकर से बचाती है, सी ऑप्शन इंटरनेट से जुड़ी सिस्टमों की रक्षा करती है, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साइबर सुरक्षा जो है इंटरनेट से जुड़ी सिस्टमों की रक्षा करती है, इसलिए 56 का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 57 नंबर प्रश्न है, जैविक भोजन क्या है? ए ऑप्शन है इसका कीटनाशक के बिना खेती, बी ऑप्शन है पानी के बिना खेती, सी ऑप्शन है बिना औजार के खेती करना, डी ऑप्शन है रसायन के साथ खेती। तो जैविक भोजन जो है कीटनाशक के बिना खेती, इसलिए 57 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला जो है 58 नंबर प्रश्न है, निजीकरण क्या है? निजीकरण क्या है? इसका ए ऑप्शन है निजीकरण स्वामित्व वाली नीति का हस्तांतरण है, बी है निजीकरण निजी स्वामित्व का हस्तांतरण है, सी ऑप्शन है निजीकरण स्वामित्व का तरीका है, डी ऑप्शन है निजीकरण निजी कानून का तरीका है। 58 का जो है बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, निजीकरण निजी स्वामित्व का हस्तांतरण है। 58 का कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला जो है 59 नंबर प्रश्न है, कौन सा नंबर है? 59 नंबर। ISI मार्क प्रमाणीकरण चिन्ह है किसके लिए? पहला ऑप्शन है एग्रो के लिए, दूसरा ऑप्शन है औद्योगिक के लिए, तीसरा ऑप्शन है IT के लिए और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ISI मार्क प्रमाणीकरण चिन्ह जो होता है वह औद्योगिक के लिए होता है, इसलिए 59 का जो है बी ऑप्शन औद्योगिक अर्थात इंडस्ट्रियल जो है बिल्कुल सही है। 60 नंबर प्रश्न है, AG मार्क मानक की गारंटी है। इसका 60 का ए ऑप्शन है आकार की, बी ऑप्शन है मात्रा की, सी ऑप्शन है वजन की और डी ऑप्शन है गुणवत्ता की। तो AG जो मार्क होता है मानक की गारंटी किसकी गारंटी देता है? वह जो है गुणवत्ता की गारंटी देता है, इसलिए 60 का डी ऑप्शन गुणवत्ता या क्वालिटी जो है बिल्कुल राइट है। 61 नंबर प्रश्न है, हमारे कितने मूल्य हैं? इसका ए ऑप्शन है 6, बी ऑप्शन है 5 और सी ऑप्शन है 8 और डी ऑप्शन है 10। तो हमारे जो है 10 मूल्य होते हैं, इसलिए 61 का जो है डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 62 नंबर प्रश्न है, मुख्य प्रकार के एकाधिकार। ए ऑप्शन है इसका तकनीकी एकाधिकार, बी ऑप्शन है संदर्भ एकाधिकार, सी ऑप्शन है शिक्षण विधि एकाधिकार और डी ऑप्शन है एकाधिकार सीखना। तो इसमें कौन सा सही है? तो इसमें जो है तकनीकी एकाधिकार अर्थात 62 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन तकनीकी एकाधिकार बिल्कुल राइट है। 63 नंबर प्रश्न है, नैतिक दुविधा क्या है? नैतिक दुविधा क्या है? तो 63 का ए ऑप्शन है दिशा निर्देशों का पालन न करने के कारण एक समस्या, बी ऑप्शन है क्या सही क्या गलत है के बीच संघर्ष, सी ऑप्शन है एक पेशेवर दुविधा के समान, डी ऑप्शन है मूल्य के बीच नैतिक संघर्ष। तो 63 का जो है मूल्य के बीच नैतिक संघर्ष, नैतिक दुविधा क्या है? मूल्य के बीच नैतिक संघर्ष, तो इसलिए 63 का जो है डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 64 नंबर प्रश्न है, साइबर सुरक्षा का नैतिक मुद्दा कौन सा है? इस 64 का ए ऑप्शन है गोपनीयता का आक्रमण, बी ऑप्शन है हैकिंग, सी ऑप्शन है कॉपीराइट इन्फ्रिजमेंट और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो साइबर सुरक्षा का नैतिक मुद्दा जो है ये सभी है, इसलिए 64 का डी ऑप्शन उपरोक्त सभी बिल्कुल करेक्ट है। 65 नंबर प्रश्न है, केस स्टडी क्या है? इसका ए ऑप्शन है समाज के खिलाफ कार्यवाही, बी ऑप्शन है पुलिस के खिलाफ कार्यवाही, सी ऑप्शन है राजनेताओं के खिलाफ कार्यवाही, डी ऑप्शन है एक व्यक्ति समूह के बारे में गहन अध्ययन। तो केस स्टडी जो होता है एक व्यक्ति समूह के बारे में गहन अध्ययन होता है, इसलिए 65 का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला जो है 66 नंबर प्रश्न है, निर्णय जो अक्सर और प्रकृति में दोहराव वाले होते हैं कहलाते हैं। इसका ए ऑप्शन है गैर क्रमादेशित निर्णय, बी ऑप्शन है क्रमादेशित निर्णय, सी ऑप्शन है प्रमुख निर्णय और डी ऑप्शन है क्रियात्मक निर्णय। तो इसमें कौन सा सही है? तो इसमें क्रमादेशित निर्णय होता है, तो 66 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन क्रमादेशित निर्णय बिल्कुल करेक्ट है। 67 नंबर प्रश्न है, विधेयी कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व
जिसे हम CSR कहते हैं वाला दुनिया का एकमात्र देश है। विधायी कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व वाला दुनिया का एकमात्र देश है। पहला ऑप्शन ए है USA, बी ऑप्शन है भारत और सी ऑप्शन है स्वीडन और डी ऑप्शन है स्पेन। तो 67 का कौन सा ऑप्शन है सही है? तो इसमें जो है भारत, अर्थात 67 का बी ऑप्शन भारत बिल्कुल करेक्ट है। 68 नंबर प्रश्न है मानव व्यवहार के अच्छे और बुरे पहलुओं से संबंधित है। तो इसका ए ऑप्शन दिया गया है मूल्य, बी ऑप्शन है धर्म, सी ऑप्शन है नैतिकता और डी ऑप्शन है भावनाएं। तो इसमें मूल्य मानव व्यवहार के अच्छे और बुरे पहलुओं से संबंधित है, इसलिए 68 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो है 69 नंबर प्रश्न है इनमें से कौन इस दृष्टिकोण को मानता है कि चरित्र के बिना ज्ञान पाप है? किसने इसको माना है कि जो है चरित्र के बिना ज्ञान पाप है? तो इसका पहला ऑप्शन है ए विवेकानंद, बी ऑप्शन है महात्मा गांधी, सी ऑप्शन है प्लेटो और डी ऑप्शन है अरस्तु। तो महात्मा गांधी ने ये माना है कि चरित्र के बिना ज्ञान पाप है, वो महात्मा गांधी इस दृष्टिकोण को मानते हैं। तो इसलिए 69 का बी ऑप्शन महात्मा गांधी बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो है 70 नंबर प्रश्न है पारतंत्रों के समुच्चय को कहते हैं। इसका ए ऑप्शन है वायुमंडल, बी ऑप्शन है जलमंडल, सी ऑप्शन है जीवमंडल और डी ऑप्शन है स्थल मंडल। तो पारतंत्रों के समुच्चय को जो है हम बायोस्फीयर अर्थात जीवमंडल कहते हैं, इसलिए 70 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 71 नंबर प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र का इस रूप में परिभाषित किया जा सकता है। पारिस्थितिकी तंत्र को इस रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसका ए ऑप्शन है पर्यावरण के साथ एक प्रजाति, बी ऑप्शन है जल में पाए जाने वाले पौधे, सी ऑप्शन है भूमि पर पाए जाने वाले पौधे और डी ऑप्शन है पर्यावरण के साथ सभी पौधों और जानवरों की प्रजातियां। तो इसका 71 का जो है डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, पर्यावरण के साथ सभी पौधे और जानवरों की प्रजातियां पारिस्थितिक तंत्र के रूप में इसे हम परिभाषित कर सकते हैं। तो 71 का कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है। 72 नंबर प्रश्न है अजैविक को भी कहा जाता है। 72 का ए ऑप्शन है समुदाय, बी ऑप्शन है भौतिक वातावरण या पर्यावरण, सी ऑप्शन है आबादी और डी ऑप्शन है खनिज। तो 72 का डी ऑप्शन खनिज बिल्कुल सही है, क्योंकि खनिज को अजैविक कहा जाता है। 73 नंबर प्रश्न है एक पारतंत्र में पौधे होते हैं। इसका ए ऑप्शन है उत्पादक, बी ऑप्शन है उपभोक्ता, सी ऑप्शन है सफाईकर्ता और डी ऑप्शन है अपघटक। तो पारतंत्र में पौधे जो होते हैं उत्पादक होते हैं, इसलिए 73 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 74 नंबर प्रश्न है पारतंत्र में द्वितीय उपभोक्ता होते हैं। इसका ए ऑप्शन है पौधे, बी ऑप्शन है शाकाहारी, सी ऑप्शन है मांसाहारी और डी ऑप्शन है सर्वाहारी। तो द्वितीय उपभोक्ता जो है पारतंत्र में क्या होते हैं? मांसाहारी होते हैं, इसलिए इसका सी ऑप्शन 74 का बिल्कुल सही है। 75 नंबर प्रश्न है यूट्रोफिकेशन का अर्थ होता है। ए ऑप्शन है पानी में थर्मल परिवर्तन, बी ऑप्शन है अतिरिक्त पोषण के कारण जल स्रोत का जलीय पदार्थों से भर जाना, सी ऑप्शन है ठोस अपशिष्ट और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यूट्रोफिकेशन का अर्थ जो होता है अतिरिक्त पोषण के कारण जल स्रोत का जलीय पदार्थों से भर जाना, इसलिए 75 का जो है बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 76 नंबर प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस कब होता है। इसका ए ऑप्शन है प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को और बी ऑप्शन है प्रत्येक वर्ष 5 जून को, सी ऑप्शन है प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर बार पूछा जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है प्रत्येक वर्ष जो है 5 जून को मनाया जाता है, इसलिए 76 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 77 नंबर प्रश्न है वनों की कटाई से आमतौर पर कम हो जाती है। इसका ए ऑप्शन है वर्षा, बी ऑप्शन है मिट्टी का कटाव, सी ऑप्शन है सूखा और डी ऑप्शन है ग्लोबल वार्मिंग। तो इसको आप फटाफट बताएं इसमें कौन सा सही है।
तो 77 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि वनों की कटाई से वर्षा कम होती है, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 78 नंबर प्रश्न है, पारिस्थितिक पिरामिड जो सदैव सीधा रहता है। इसका ए ऑप्शन है ऊर्जा का पिरामिड, बी ऑप्शन है बायोमास का पिरामिड, सी ऑप्शन है संख्या का पिरामिड और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पारिस्थितिक पिरामिड जो सदैव सीधा रहता है वो होता है ऊर्जा का पिरामिड, इसलिए 78 का ए ऑप्शन ऊर्जा का पिरामिड बिल्कुल सही है। अगला जो है 79 नंबर प्रश्न है, सर्वाधिक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र होता है। इसका ए ऑप्शन है जंगल, बी ऑप्शन है रेगिस्तान, सी ऑप्शन है महासागर और डी ऑप्शन है पर्वत। तो सर्वाधिक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र जो है ओशियन का होता है, अर्थात महासागर। तो 79 नंबर का जो है सी ऑप्शन महासागर बिल्कुल करेक्ट है। 80 नंबर प्रश्न है, लाइकेन शहरों में नहीं मिलते हैं क्योंकि। इसका ए ऑप्शन है लाल शैवाल व कवक अनुपस्थित होते हैं, बी ऑप्शन है नमी ना होने के कारण, सी ऑप्शन है SO2 प्रदूषण के कारण और डी ऑप्शन है प्राकृतिक आवास नहीं होता है। तो 80 का जो है सी ऑप्शन बिल्कुल सही होता है, क्योंकि शहरों में SO2 का प्रदूषण होता है, इस कारण जो है वहाँ पे लाइकेन नहीं मिलते हैं। तो 80 का कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन SO2 प्रदूषण के कारण, क्योंकि लाइकेन जो होते हैं वायु प्रदूषण के इंडिकेटर होते हैं। जब जहाँ पर जो है SO2 बढ़ जाती है वहाँ पर लाइकेन नहीं पाए जाते हैं। अगला जो है 81 नंबर प्रश्न है, प्रदूषण के कुछ विश्वसनीय सूचक हैं। पहला ऑप्शन है फर्न तथा साइकस, बी ऑप्शन है शैवाल तथा लिवरवर्ट्स, सी ऑप्शन है लाइकेन तथा मास और डी ऑप्शन है नीम का पेड़ तथा आइकॉर्निया। तो प्रदूषण के जो है कुछ विश्वसनीय सूचक होते हैं लाइकेन और मास, इसलिए जो है 81 का सी ऑप्शन लाइकेन और मास बिल्कुल करेक्ट होते हैं। अगला जो है 82 नंबर प्रश्न है, जल प्रदूषण का मुख्य कारक है। इसका ए ऑप्शन है पीडकनाशी, दूसरा है अपमार्जक, तीसरा है औद्योगिक व्यर्थ और चौथा है अमोनिया। तो जल प्रदूषण का मुख्य कारक जो होते हैं औद्योगिक व्यर्थ होते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं, इसलिए 82 का जो है सी ऑप्शन औद्योगिक व्यर्थ अर्थात इंडस्ट्रियल वेस्ट बिल्कुल सही है। अगला जो है 83 नंबर प्रश्न है, DDT है एक, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और हर वर्ष जो है एग्जाम में आपको मिलता है। तो इसका पहला ऑप्शन है एंटीबायोटिक, बी ऑप्शन है जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक, सी ऑप्शन है अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषक और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो DDT जो होता है एक अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषक होता है, इसलिए इसका जो है 83 का सी ऑप्शन अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषक जो है बिल्कुल सही है। DDT का पूरा नाम डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। 84 नंबर प्रश्न है, जल व मृदा प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। इसका पहला ऑप्शन है कृषि उद्योग, बी ऑप्शन है खदान, सी है ताप बिजली घर और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो जल एवं प्रदूषण के मुख्य स्रोत जो होते हैं सभी है, इसलिए 84 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 85 नंबर प्रश्न है, लवणीकरण होता है। नंबर एक अर्थात 85 का ए ऑप्शन है अत्यधिक खेती के कारण, बी ऑप्शन है खराब अफवाह, सी ऑप्शन है ए तथा बी दोनों, डी ऑप्शन है उपरोक्त कोई नहीं। तो लवणीकरण जो होता है ए और बी दोनों ऑप्शनों के कारण होता है, इसलिए इसका सी ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट हैं। 86 नंबर प्रश्न है, जल प्रदूषण का कारण है। इसका ए ऑप्शन है प्लॉक की वृद्धि, बी ऑप्शन है औद्योगिक बहिर्स्राव और सी ऑप्शन है वर्षा और डी ऑप्शन है पादप तथा जंतु के शरीर का क्षय। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। तो जल प्रदूषण का मुख्य कारण जो होता है औद्योगिक बहिर्स्राव होता है, इसलिए 86 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 87 नंबर प्रश्न है, धूल के मुख्य प्रभाव का एक कारण है। ए ऑप्शन है रंध्र खुलना, बी ऑप्शन है रंध्र बंद होना, सी ऑप्शन है पत्ती का कुंडलित होना और डी ऑप्शन है पत्तियों का पीलापन होना। तो धूल का मुख्य प्रभाव होता है रंध्र का बंद होना, इसलिए 87 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 88 नंबर प्रश्न है, ऊर्जा की नवीकरणीय संसाधन में है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है। इसका पहला ऑप्शन है सौर ऊर्जा, बी ऑप्शन है प्राकृतिक गैस, सी ऑप्शन है कोल गैस और डी ऑप्शन है तेल गैस। तो ऊर्जा के नवीकरणीय संसाधन
में जो है सौर ऊर्जा आती है, इसलिए 88 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 89 नंबर प्रश्न है, नई दिल्ली के वाहनों में कौन सा रेचक प्रदूषक नहीं निकलता है? तो इसका पहला ऑप्शन है SO2, बी ऑप्शन है राख, सी ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड और डी ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस। तो नई दिल्ली के वाहनों में जो है राख नहीं निकलती है, इसलिए 89 का जो है बी ऑप्शन राख बिल्कुल सही है। अगला जो है 90 नंबर प्रश्न है, डेट्राइटस खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है। डेट्रिटियस खाद्य श्रृंखला कहाँ से प्रारंभ होती है? पहला ऑप्शन है हरे पौधों से, बी ऑप्शन है घास से, सी ऑप्शन है मृत कार्बनिक पदार्थों से, डी ऑप्शन है फाइटोप्लैंक्टन से। तो डेट्रिटियस खाद्य श्रृंखला जो होती है वह मृत कार्बनिक पदार्थों से प्रारंभ होती है, इसलिए जो है 90 नंबर का जो है सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, मृत कार्बनिक पदार्थों से। अगला 91 नंबर प्रश्न है, हिरोशिमा पर पहला एटम बम विस्फोट हुआ था। इसका पहला ऑप्शन है 9 अगस्त 1945 को, बी ऑप्शन है 6 अगस्त 1945 को, सी ऑप्शन है 14 अगस्त 1945 को और डी ऑप्शन है 9 अगस्त 1946 को। तो आप इसका फटाफट आंसर दीजिए। इसका सही ऑप्शन जो है 6 अगस्त सन 1945 को है, इसलिए 91 का जो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला जो है 92 नंबर प्रश्न है, अम्लीय वर्षा से होने वाली क्षति अम्लीय वर्षा की किस प्रकृति के कारण होती है? तो 92 का पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन है संतुलन, बी ऑप्शन है रक्षा करना, सी ऑप्शन है झेलना और डी ऑप्शन है संरक्षक। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? तो इसमें जो है संरक्षक की प्रकृति के कारण होती है, तो 92 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण से नहीं होने वाला रोग है। पहला ऑप्शन है 93 प्रश्न का ए नंबर पीलिया, बी नंबर हैजा, सी एड्स और डी पेचिस। तो जल प्रदूषण से नहीं होने वाला रोग इसमें कौन सा होता है? एड्स होता है, इसलिए 93 का जो है सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एड्स रोग जो होता है वो जल प्रदूषण से नहीं होता है। जो है 94 नंबर प्रश्न है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, आगे भविष्य के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका पहला ऑप्शन है WWF द्वारा, बी ऑप्शन है IUCN द्वारा, सी ऑप्शन है MAB द्वारा और डी ऑप्शन है IBWL द्वारा। तो रेड लिस्ट का प्रकाशन कौन करता है? तो रेड लिस्ट का जो है प्रकाशन जो है IUCN करता है, इसलिए 94 प्रश्न का बी ऑप्शन IUCN बिल्कुल सही है। रेड लिस्ट को जो है हम लाल आंकड़ों की पुस्तक के नाम से भी जानते हैं। अगला जो है 95 नंबर प्रश्न है, जलीय तंत्र में आसानी से गति करने वाले जीव कहलाते हैं। इसका पहला ऑप्शन ए है वेंथोस, बी है पादप प्लवक, सी है नेक्टॉन और डी है जंतु प्लवक। तो 95 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो जलीय तंत्र में आसानी से गति करने वाले जीव जो है नेक्टॉन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नेक्टॉन कहलाते हैं, इसलिए जो है 95 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जो है 96 नंबर जो है प्रश्न है, पारतंत्र में होते हैं। पारतंत्र में होते हैं, इसका पहला ऑप्शन है जैविक तथा अजैविक घटक, बी ऑप्शन है पादप तथा जंतु, सी ऑप्शन है उत्पादक तथा उपभोक्ता और डी ऑप्शन है शाकाहारी तथा मांसाहारी। तो 95 में जो है ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि पारतंत्र में एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट दोनों पाए जाते हैं, इसलिए इसका 96 का ए ऑप्शन जैविक तथा अजैविक घटक बिल्कुल सही है। अगला जो है 97 नंबर प्रश्न है, किसी खाद्य श्रृंखला की पहली कड़ी हरे पादप हैं, क्यों? पहला ऑप्शन है ये विस्तृत रूप से वितरित होते हैं, दूसरा ऑप्शन है वे मृदा में भली प्रकार स्थिर होते हैं, तीसरा ऑप्शन है केवल उन्हें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल की CO2 को स्थिर करने की क्षमता होती है, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। 97 का जो है सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में जो है की उपस्थिति में वायुमंडल की CO2 को जो है स्थिर करने की क्षमता जो है हरे पौधों में होती है, इसीलिए 97 का सी ऑप्शन बिल्कुल जो है सही है।
अगला जो है 98 नंबर प्रश्न है और ये भी प्रश्न जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो भोपाल आपदा में कौन सी गैस निकली थी? पहला ऑप्शन है कार्बारिल, दूसरा है मिथाइल आइसोसाइनेट साइनेट, और सी है आल्डरिन, और डी है आकस्मिक आग। तो भोपाल गैस त्रासदी में जो है मिथाइल आइसोसाइनाइट नामक गैस निकली थी। इसी को हम जो है MIC बोलते हैं। क्या बोलते हैं? MIC। इसलिए 98 का जो है बी ऑप्शन मिथाइल आइसोसाइनेट बिल्कुल करेक्ट है। 99 नंबर प्रश्न है, जल चक्र को नियंत्रित करता है। जल चक्र को कौन नियंत्रित करता है? पहला ऑप्शन है घास स्थल, दूसरा है वन, तीसरा है सी ऑप्शन है पादप ब्लॉक, और डी ऑप्शन है उपरिरोही। तो जल चक्र को इसमें कौन सा नियंत्रित करता है? तो जल चक्र को इसमें जो है वन नियंत्रित करते हैं, इसलिए 99 का जो है बी ऑप्शन वन बिल्कुल करेक्ट है। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न और इस प्रश्न का अंतिम प्रश्न है, 100 नंबर प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? पहला ऑप्शन है मेसोस्फीयर, बी ऑप्शन है स्ट्रेटोस्फीयर, सी ऑप्शन है ट्रोपोस्फीयर, और डी ऑप्शन है आयनोस्फीयर। वायुमंडल की सबसे निचली परत जो होती है वह ट्रोपोस्फीयर होती है, इसलिए 100वें प्रश्न का जो है सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को ये वीडियो जो है पसंद आया होगा और आप सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। इसलिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।